हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम 10th क्लास का सैम्पल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर द मिड टर्म। अभी तक क्या था ना कि हमेशा जो पेपर का पैटर्न होता था वो थोड़ा सा अलग होता था। मतलब पहले ऐसे सेक्शन वाइज नहीं बटा था, सेक्शन वाइज बटा था, मतलब सब्जेक्ट वाइज नहीं बटा था सेक्शन। मिक्स क्वेश्चन आते थे, 1 मार्क 3 मार्क्स। बट अब जो है इस बार पैटर्न चेंज हो गया थोड़ा 10th क्लास के लिए। और ये जो पैटर्न है ये सेम पैटर्न आपका बोर्ड में भी फॉलो होगा। तो इसमें हुआ क्या है, सेक्शन ए से आपका हिस्ट्री होगा, सेक्शन बी से आपका ज्योग्राफी होगा, सेक्शन सी से आपका पॉलिटिकल साइंस होगा, सेक्शन डी से आपका इकोनॉमिक्स होगा। चारों सेक्शन जो है वो आपके 20 मार्क्स के हैं। इन्हीं में आपके एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर सब कुछ मिल जाएंगे आपको। तो ये इसलिए कर दिया गया क्योंकि पहले ना बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता था कि हाँ कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं, कैसे आए हैं, आइडिया नहीं लग पाता था। तो इसके लिए ये चीज यहाँ पे करी गई है। ठीक। बाकी जो ऑप्शंस है, ओवरऑल पेपर में तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसको आप एक बार देख के जाओगे तो आपके मिड टर्म में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपके 80 में से 80 आ जाए, या अगर आपकी कोशिश भी है ऐसी, तो आपके आ सकते हैं। अगर आप चाहो तो आपके 80 में से 80 भी आ सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक। एसएसटी में और बाकी सब्जेक्ट्स में बोर्ड में ना नंबर लाना कोई मुश्किल नहीं है, जब लोगों के 100 में से 100 आ जाते हैं। आपने देखा है ना, जब रिजल्ट आता है तो 100 में से 100 आते हैं। तो देखते हैं, हम कोशिश ऐसे करेंगे कि 80 में से 80 आ जाए। लेकिन अगर इतने नहीं भी आते हैं, 2-4 नंबर कट जाते हैं, कभी नहीं समझ में आता क्वेश्चन, और हो सकता है कि मिड टर्म में और इन सब चीजों में टीचर्स नंबर देते भी नहीं है, ताकि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि हाँ हमें तो सब आता है। हमेशा मतलब मुझे पता है कि टीचर्स हाफ ईयरली में और आपके प्री बोर्ड में इन सब में ज्यादा नंबर देते नहीं है। बट इट डजंट मीन कि आपके नंबर आएंगे नहीं। ठीक। तो आप चाहो तो पूरे 100 में से 100 भी ला सकते हो। बस कोशिश ये करना है कि आपके यूटी में ज्यादा आए। और अगर ये पेपर्स देख लोगे और थोड़े क्वेश्चन आंसर देख लोगे, मैं चैप्टर्स देख लोगे जो मैंने यहाँ पे कवर किए, तो आपको आधी से ज्यादा चीजें यही क्लास में ही याद हो जाएंगी। ठीक। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन 1 से। हम्म। जेम्स वॉट इम्प्रूव द स्टीम इंजन प्रोड्यूस बाय। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हिस्ट्री का है कि जो जेम्स वॉट था उन्होंने स्टीम इंजन बनाया था, तो वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। न्यू कॉमन के द्वारा, न्यू वर्कर के द्वारा, न्यू सोशल के द्वारा, ये या मैथ्यू बिल्टन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है, न्यू कॉमन। ठीक। इसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें ये ध्यान से देखना कि ये क्या पूछा है, इसने इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वंदे मातरम रिटन बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है। ठीक। महात्मा गांधी लेड द मूवमेंट फॉर द इंडिगो फार्मिंग इन द चंपारण। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही लग रही है। अब आपका क्वेश्चन ये है, इसमें आपका मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपको ये बताना है कि जो चंपारण वाला जो ये हुआ था, वो आपका कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। आपको क्या बताना है, इसका ईयर बताना है कि कौन से ईयर में हुआ था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और राइट ईयर बताना है। ठीक। इसके अलावा है आपका थर्ड, कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने रिटर्न करी थी एक बुक जिसका नाम है हिंद स्वराज। तो इससे आपको आइडिया लग रहा है ना कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट, नाटेश्वर शास्त्री पब्लिश कलेक्शन ऑफ द तमिल फोक टेल्स द फोकलोर ऑफ द साउथर्न इंडिया। हाँ। तो इन चारों में से एक क्वेश्चन, एक आपका ऐसा है जो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। वो कौन सा है इनकरेक्ट। अगर किसी बच्चों ने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि इसका आंसर है सी, कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने ये बुक नहीं लिखी थी हिंद स्वराज। ये हिंद स्वराज जो लिखी गई थी वो हमारे महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एमजी जी ने लिखी थी, महात्मा गांधी ने। ठीक। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है आपका मजीनी के बारे में पूछा है, यस पे मजीनी के बारे में। तो मजीनी जो थे वो कौन थे या क्या था। मजीनी वॉज एक्स कम्युनिकेटेड फॉर द लीडिंग अ रेवोल्यूशन इन द लिगुरिया। मजीनी क्रिएटेड द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द यंग इटली एंड द यंग यूरोप। हाँ, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इनकी यंग इटली और यंग यूरोप से कोई यहाँ पे इंडिया में इंस्पायर भी हुआ था। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि कौन इनसे इंस्पायर हुआ था, यंग इटली से और यंग यूरोप से। मेटरनिक जो था उन्होंने डिस्क्राइब किया था मेटरनिक एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर, कि उनका जो ये सिस्टम है वो बिल्कुल मोस्ट डेंजरस है हमारे एनिमी की सोशल ऑर्डर के लिए। तो ये तीनों बातें जो है ये भी बिल्कुल सही बोली गई हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा ऐसा सेशन है जिसमें हमारे आईएनसी जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने डिमांड किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि हम जो है अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अब जो है उससे काम नहीं चलेगा। जो पहले ये डोमिनेंट स्टेटस देने की बात कर रहे थे, है ना, डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहे थे, अब उसको हमने रिजेक्ट कर दिया था। वो हमने बोला था कि अब हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो वो कौन सा सेशन था, वो कराची सेशन था, लाहौर सेशन था, मद्रास था या नागपुर था। तो ये था हमारा लाहौर सेक्शन। आपको ये भी बताना है कि जो लाहौर सेशन हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है।
मैं इसलिए सारे क्वेश्चन इसलिए भी पूछ रही हूँ ना, ताकि आप भी थोड़ी-थोड़ी अगर प्रिपरेशन करोगे मेरे साथ-साथ, तो हो सकता है एक ही क्वेश्चंस के थ्रू आपके 4-5 क्वेश्चंस तैयार हो जाएँ। और आप जितना आंसर करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके लिए इंटरैक्टिव ज़ोन बना रहेगा। चाहे तो आप वीडियो रोक के अभी भी जाके सर्च करके भी दे सकते हो इसका आंसर। इससे आपको ये रहेगा, अगर आपने सर्च किया होगा ना, तो आपके माइंड में रहेगा कि अरे हम तो ऐसा कुछ सोच रहे थे, इसका तो आंसर ये है। और अगर किसी भी बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया, तो मैं उसे लाइक भी दूँगी, ठीक? और अगर किसी ने इनकरेक्ट भी दिया, तब भी हम उसकी कोशिशों के ऊपर हमें उसे लाइक देंगे। ठीक है? कि उसने कोशिश तो करी, और अगर कभी अगर आपका इनकरेक्ट होगा, तो उसको मैं करेक्ट भी कर दूंगी। ठीक है? तो कोशिश करने से कभी नहीं डरना है। हमेशा ट्राई तो करना है कि कौन सा सेशन था, कराची था, मद्रास था, लाहौर था, नागपुर था, कब हुआ, तो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इस पे डेट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं कब। और ये भी याद, और सिर्फ लाहौर सेशन की नहीं, बाकी सबके भी ना डेट्स याद रखना, क्योंकि सेशन के ऊपर ना एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आपका आता है, जैसे एक ही एमसीक्यू में आ गया, एक आपका लास्ट में आपका मैप बेस्ड भी आ जाता है क्वेश्चन, वहां पे भी पूछे थे कि कौन से सेशन में क्या हुआ था। इसीलिए भी ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और लाहौर सेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक? कब हुआ था, और इसी लाहौर सेशन की क्या इंपॉर्टेंस है कि जो हम आज भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को, वो हम रिपब्लिक डे के उसमें हम मनाते हैं। रिपब्लिक डे भी जो हम मनाते हैं, वो हम लाहौर सेशन में जो हुआ था उसी की बेसिस पे मनाते हैं। रिपब्लिक डे हमारा कब मनाया जाता है? रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 26 जनवरी, है ना? तो 26 जनवरी से रिलेटेड कुछ है, वो लाहौर सेशन से ही रिलेटेड है। ठीक? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, तो आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं आता तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो, तो मैं आपको आंसर दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्लांटेशन वर्कर हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द महात्मा गांधीज आइडियाज एंड द नोशन ऑफ स्वराज। कि जो प्लांटेशन वर्कर्स जो थे, उनकी खुद की ओन अंडरस्टैंडिंग थी महात्मा गांधी के आइडियाज के लिए, और नोशन ऑफ स्वराज के लिए। इवेल्युएट करना है स्टेटमेंट को। इसका मतलब ये है कि देखो, उस टाइम में ना बहुत ज्यादा आप ये स्वराज स्वराज वर्ड जो था वो यूज कर रहे थे लोग। तो जो स्वराज वर्ड था, ये इनके द्वारा क्या समझा गया था, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको क्या समझ में आया था इस स्वराज मीनिंग से। तो ये आप देखोगे कि बहुत सारे जो अलग-अलग लोग थे, उनको अलग-अलग उनके लिए स्वराज का मीनिंग था। उसका प्रॉपर मैंने आंसर भी दिया है इन सब के। ये देखो, मैंने ऊपर के भी आंसर सारे लिखे हैं, ठीक? तो अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो, तो वो देख सकता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो, तो आप मेरे से पीडीएफ की भी बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर बच्चों ने डिमांड करी कि हाँ, उन्हें पीडीएफ चाहिए, तो मैं डाल दूँगी आपके टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है? हाँ। तो क्या है, प्लांटेशन वर्कर्स इंटरप्रेटेड द गांधीज आइडियाज ऑफ द स्वराज एज द फ्रीडम टू मूव फ्रीली एंड रिटेन द लिंक्स विद द विलेजेस। कि वो जो थे प्लांटेशन वर्कर जो थे, उन्होंने क्या स्वराज का मीनिंग डिराइव किया था। स्वराज मतलब उनके लिए आजादी नहीं था, उनके लिए मतलब वैसे वाले इंडिपेंडेंस वाला नहीं था। उनका मतलब था कि उनको मिल जाएगा फ्रीडम टू मूव फ्रीली एंड रिटेन द लिंक विद देयर विलेजेस। कि आप आराम से फ्रीली मूव कर सकते हो। मतलब होता है ना, हर किसी की डेफिनेशन अलग होती है। जैसे आप खुश हो जाते हो एक छोटी सी चॉकलेट से, और हो सकता है आपकी बहन जो खुश होती हो, उसको चॉकलेट भी चाहिए और कुरकुरे भी चाहिए, तब वो खुश होती है। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे भी डेफिनेशन है कि स्वराज का मीनिंग भी जो था, वो लोगों के लिए अलग-अलग था। जैसे मैंने आपके लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन बोली है। तो दे बिलीव द गांधी वुड हेल्प देम रिटर्न होम। तो उनको ये लग रहा था प्लांटेशन वर्कर को कि जो गांधी जी हैं, वो उनको हेल्प करेंगे अपने घर पे वापस जाने के लिए। सो दे जॉइन द मूवमेंट विद द होप एंड इमोशन। तो उन्होंने होप और इमोशन से स्वराज, ये जो आइडिया था, ये लड़ाई जो थी, उन्होंने इस चीज़ को जॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द पीपल जो है वो बिलोंग टू द डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स, लैंग्वेज, ग्रुप डेवलप अ सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग। जो कलेक्टिव बिलोंगिंग है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द इंडिया। तो इसके लिए हमारी इंडिया की वो जो चीजें थी वो कैसी थी, कि कैसे हमारे पीपल जो थे हमारे इंडिया के, वो बिलोंग करते हैं डिफरेंट कम्युनिटी से, रीजन से और लैंग्वेज से, और कैसे हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग वाली जो चीज थी वो आई थी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। तो ये आपकी आई थी कलेक्टिव बार्गेनिंग जो थी, वो बिलोंग करती है थ्रू द, कैसे आई थी कलेक्टिव बार्गेनिंग, सारे लोग जो थे वो कैसे हमारे एक साथ इकट्ठे हो पा रहे थे कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। तो ये चीज हो पा रही थी, यूज ऑफ द सिंबल्स लाइक द नेशनल फ्लैग। कि वो उस टाइम पे ये लोग, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने नेशनल फ्लैग का यूज करना स्टार्ट किया था। उन्होंने अपनी फोक टेल्स मतलब होता है पुरानी किस्से कहानियां, पुराने जो सॉन्ग्स थे, उनका यूज किया था। तीसरा, कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉमनियल रूल। कि उन्होंने सबने बोला कि हम मिलजुल के लड़ाई करेंगे। ठीक है? फोर्थ क्या था, शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑपरेशन एंड रेजिस्टेंस। कि उन्होंने बोलता है कि हाँ, हम उनके सबके शेयर्ड एक्सपीरियंस है। मतलब जैसे प्लांटेशन वर्कर को अलग से दबाया जा रहा था, ट्राइबल लोगों को अलग से दबाया जा रहा था। तो हमारा मतलब गांधी जी का यहाँ पे, और जो मतलब सबका जो कलेक्टिव करने का, जो लोगों को इकट्ठा करने का जो वो था, उनका ये था कि सबने सेम टाइप की वो ऑपरेशन या अलग अलग तरह की भी जो ऑपरेशन या रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, है तो सबके एक्सपीरियंस सेम ही ना। कि हाँ, आपने भी ऑपरेशन फेस किया, हमने भी ऑपरेशन फेस किया।
इसीलिए यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से कलेक्टिव बिलॉन्गिंगनेस आ रही थी लोगों में कि हाँ यार, उनके साथ भी ऐसा बुरा हुआ है, हमारे साथ भी बुरा हुआ है। जैसे होता नहीं है कि नॉर्मली तो हम भाई-बहन क्या करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर वाला बंदा आ जाए घर में आपके और वो फिर कुछ करने की कोशिश करे, तो एकदम से आपकी भाई-बहन की लड़ाई भी हुई होगी ना, ये बहन-बहन की या बहन भाई-भाई की। तब भी अगर बाहर वाला बंदा आ जाए, तो वो उसके सामने आप ही का वो रखेंगे कि अरे! ऐसे कैसे मेरी बहन को बोल दिया, ऐसे कैसे भाई को बोल दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी बात चल रही थी कि पहले हम भले हमारी आपस की भी लड़ाइयाँ थी या हमारी ज़मींदार और इसकी भी लड़ाई थी, लेकिन फिर भी जो इनकी ब्रिटिशर्स के लिए जो हुई थी, वो इसीलिए इनकी ज़्यादा ऐसी हो गई थी कि नहीं भई, बाहर से वो बंदे आए हैं और हमें सबकी कहीं न कहीं हमें ऑपरेशन जो दबाया जा रहा है, जो रेजिस्टेंस हो रही है, मतलब जो चीज़ें हो रही है, वो तो बिल्कुल सेम ही लेवल पे है, तो हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द रेवोल्यूशनरी फ्रांस जो था वाज़ द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी। ये जो हमारा फ्रांस है उसका जो वो क्या है फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है उसका फॉर द लिबरल डेमोक्रेसी के लिए इवैल्यूएट करो स्टेटमेंट को। और इसका बी पार्ट क्या है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इनमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, या तो ए वाला या बी वाला। तो हम दोनों देखेंगे लेकिन, क्योंकि हमें थोड़ी पता पेपर में आपको कौन सा आता होगा, तो यहाँ से तो दोनों ही पढ़ के जाएंगे। ठीक। हुँ। पहले वाले का आंसर क्या है? द स्टेटमेंट इज़ वैलिड बिकॉज़ द रशियन जो रेवोल्यूशन हुआ था, उसने एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट किया था मोनार्की से, क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इसी से ही लोगों को समझ में आया था कि हमें मोनार्की हटानी है और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ जो है, उस पे जाना है, ठीक है? और अगर आप पूछो कि हमारा फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी कहाँ आई थी, तो वो कहाँ आई थी फर्स्ट डेमोक्रेसी आपकी? फ्रांस में नहीं आई थी वो, ठीक है? तो वो कहाँ आई थी? वो आई थी हमारी कहाँ आई थी, याद है बच्चों को? यू से एक कंट्री आती है जो बहुत फेमस है। यूएसए। तो यूएसए में हमारी फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी आई थी, लेकिन उसके बाद फिर हमारा ये जो रेवोल्यूशन का जो यहाँ से फेज़ था, वो फ्रेंच में भी चला गया था, क्योंकि यूएसए की जो डेमोक्रेसी लाने में फ्रेंच का भी कहीं न कहीं रोल प्ले था। तो उसके बाद हमारा फ्रेंच में भी ये सब जो चीज़ें थी, मूवमेंट जो थे वो स्टार्ट हो गए थे, जो कि रशियन रेवोल्यूशन में तब्दील हुए, जो कि हमारे कब हुए 1789 में, जिसमें हम मोनार्की से डेमोक्रेटिक आइडल्स पे शिफ्ट हुए। तो हुआ क्या एंड ऑफ मोनार्की कि पहले जो था हमारा मोनार्की जो थी वो खत्म हो गई। तो द रेवोल्यूशन अबॉलिश द एब्सोल्यूट मोनार्की, जो एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही थी, वो खत्म करी हमने और एस्टैब्लिश किया एक रिपब्लिक बेस्ड रिपब्लिक मतलब हाँ, अब हमारा जो भी लीडर होगा, ये जो भी हेड होगा, वो हमारा इलेक्टेड होके जाएगा, ना कि हमारा कोई भी राजा-वाजा होगा। ठीक। सेकंड है आपका डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स कि हमने कुछ राइट्स भी दिए थे अपने लोगों को, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स है, ऐसे इनके यहाँ पे भी कुछ कुछ राइट्स दिए गए थे, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड द सिटीजन, जिसमें उन्होंने राइट दिया था कि हाँ, तुम्हें लिबर्टी का राइट है, इक्वालिटी का राइट है और फ्रेटर्निटी का राइट है। ठीक। और ये इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने जो इक्वालिटी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी लिबर्टी और फ्रेटर्निटी जो ली है, वो ली भी कहाँ से है, वो भी हमने फ्रांस से ही ली है। इसलिए ये भी ध्यान रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, एक नंबर में पूछ सकते हैं कि हाँ, ये लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, तो आज आप यही पढ़ रहे हो कि हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये रेवोल्यूशन के मुद्दे उठे थे, तो यही सेम चीज इंडिया में भी है, जो हमने कहाँ से ली है, हमने फ्रांस से ही ली है। थर्ड है आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस क्या क्या हुए थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देखा जाता है कि फ्रांस ने अडॉप्ट किया था अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन इन द 1791 में, जिसने लिमिट कर दी थी जो पावर ऑफ द रॉयल पावर, जो रॉयल की पावर्स थी उसको लिमिट कर दिया था, इंट्रोड्यूस किया था इलेक्टेड डेमो असेंबली। उन्होंने बोला था कि अब जो होगी वो इलेक्टेड असेंबली होगी रादर देन ऐसे कोई भी हेड वेड वाला सिस्टम नहीं होगा। इसके बाद है आपका मतलब हेड वाला सिस्टम, मतलब मैं यहाँ बोल रही हूँ राजा वाला सिस्टम, कि राजा वाला सिस्टम नहीं होगा। सब जो भी चीज़ें होंगी वो किससे होंगी? वो हमारे इलेक्शन से होंगी। फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो था उसमें क्या है ऑल्दो लिमिटेड सिटीजन्स ऑल्दो लिमिटेड और द सिटीजन स्पेशली प्रॉपर्टी ओन जो ओइंग जो मैन थे गेन द वोटिंग राइट्स, तो इन लोगों को क्या मिल गए थे? वोटिंग राइट्स मिल गए थे, लेइंग द फाउंडेशन फॉर द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कि इससे पहले जो था सारे लोगों को नहीं मिल रहा था चीजें, और बहुत सारी चीजें जो प्रॉपर्टी वगैरह उनको ही चीजें दी जा रही थी। मतलब जैसे हमारे इंडिया में तो क्या है, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो बड़े पैसा वाला हो कम पैसे वाला हो, सबको ही जो 18+ हो जाता है एक अडल्ट के फेज में आ जाता है उसको हमारा वोटिंग राइट दे देते हैं। लेकिन इनके यहाँ पे पहले ऐसा नहीं था, वुमेन्स को भी बहुत देर में दिए गए, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी अलाउड कर दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, ये भी हुआ था। बट हाँ, इतना भी नहीं किया गया था, इसलिए इसने यहाँ पे लिखा है कि ऑल्दो लिमिटेड था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, स्पेशली प्रॉपर ओइंग मैन एंड गेन द वोटिंग राइट्स लेइंग द फाउंडेशन फॉर द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसके बाद है ग्लोबल इम्पैक्ट, कि ग्लोबल इम्पैक्ट जो था वो क्या पड़ा था, तो दीज ग्लोबल डेमोक्रेटिक जो आइडियाज थे, उसने और लोगों को फोर्स किया कि भैया तुम भी अपने यहाँ पे रेवोल्यूशन करो, जब हम कंट्री अपने रेवोल्यूशन करके ला सकते हो तो तुम भी ला सकते हो। तो और फ्यूचर रेवोल्यूशन के लिए इन्होंने हमारे लोगों को इंस्पायर किया, बहुत सारे अलग-अलग कंट्रीज़ के। और यहाँ तक कि यूरोप में ही बहुत सारे बंदे इंस्पायर हुए थे, बहुत सारी कंट्रीज़ इंस्पायर हुई थी फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक? और इसमें हम इंडिया का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया भी जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी इंस्पायर हुआ था। Thus the revolutionary France pioneered the liberal democratic principles, making it the landmark political experiment in history. ठीक?
फिर है आपका जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का जो क्वेश्चन था कि हाँ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में क्या हमारा रोल है, इसमें हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन फिर से कि प्रोसेस क्या था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का। तो प्रोसेस पूछा है, तो प्रोसेस में हमारा ये है कि इसमें रोल ऑफ प्रशिया, जो प्रशिया जो था उसका भी काफी हद तक रोल रहा था। ठीक, प्रशिया जो था उसने लीड किया था मूवमेंट फॉर द जर्मन यूनिफिकेशन के लिए अंडर इट्स प्राइम मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क के द्वारा। कि जो प्रशिया जो थी उसने मूवमेंट जो था वो किया था फॉर द जर्मन यूनिफिकेशन, कि जर्मन को यूनिफाई करने के लिए उन्होंने मूवमेंट किया था। जो पर्शिया जो था वो है कौन सा एरिया, वो एक ये बड़ा सा एरिया आज के डेट में तो आपको पर्शिया अगर आप मैप में ढूंढोगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये पर्शिया जो है वो किसका पार्ट है, जर्मनी का एक छोटा सा पार्ट है। तो जब पर्शिया जो था उसने लीड किया था मूवमेंट फॉर द जर्मन यूनिफिकेशन अंडर द अपने कौन से प्राइम मिनिस्टर के अंदर, तो इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे ओटोमन बिस्मार्क करके, जो बिस्मार्क के नाम से सब फेमस है, उनके द्वारा किया गया था। और जो इन्होंने पॉलिसी निभाई थी, जो कौन सी पॉलिसी फॉलो की थी, तो ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन का मतलब है, देखो ब्लड किससे आता है, वॉर से। आयरन से क्या हो रहा है, डिप्लोमेसी। कि ये जो थे हमारे जो बिस्मार्क थे, इनको बहुत ज्यादा अच्छी डिप्लोमेसी आती थी और ये बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ने में भी सक्षम थे। तो इसके लिए इन्होंने यही दो जो स्ट्रेटेजी थी वो यूज करी थी। तो कभी पूछ भी ले कि ब्लड एंड आयरन क्या है, तो ये खून और लोहा नहीं है, ये एक पॉलिसी का नाम है जो कि फॉलो किसने करी थी, हमारी बिस्मार्क ने। फिर है यहाँ पे जैसे अभी हमने पूछा ब्लड एंड आयरन, तो जो वॉर लड़ी गई थी वो कौन कौन सी वॉर थी, तो डेनिश वॉर थी जिसमें हमारे पर्शिया और जो ऑस्ट्रिया जो था उसने डिफीटेड द डेनमार्क। उन्होंने पर्शिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर डिफीट कर दिया था हमारे डेनमार्क को। और जो था गेन जो था वो कंट्रोल कर लिया था उन्होंने सिज्विक करके जगह पे एंड द होल्स्टेन करके जो जगह थी, वहां पे इन्होंने उस चीज को हथिया लिया था। इसके बाद है ऑस्ट्रिया पर्शियन वॉर और फ्रैंको पर्शियन वॉर। आपको यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। आपको पता है इससे पहले जो था हमारा जो ऑस्ट्रिया और जो फ्रांस जो था, मतलब ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ये दोनों बहुत, सॉरी, हाँ, एक मिनट, ऑस्ट्रिया और पर्शियन नहीं, यहाँ पे बेसिकली ना मतलब मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया देती हूँ कि यहाँ पे था क्या, कि हमारा जो पर्शिया जो था, जर्मनी जो था, ठीक, उसके साथ भी इसकी लड़ाई हुई थी ऑस्ट्रिया की। और हाँ, मतलब यही मैं बताना चाह रही थी, देखो ये ऑस्ट्रिया और जो फ्रांस था, ये दोनों ही जो थे वो पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जर्मनी ने क्या किया, इसके अंदर थोड़े से फूट डाल के और दोनों के साथ अलग अलग ट्रीटी कर ली थी। ठीक, मतलब पहले इनके साथ ऐसा था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस एकदम ऐसे घनिष्ठ मित्र थे। ऑस्ट्रिया और फ्रांस की, जैसे अगर ऑस्ट्रिया पे अगर कभी कोई आँच आ जाए तो फ्रांस उसकी मदद करने चल जाता था, और फ्रांस पे कोई आँच आ जाए तो हमारा ऑस्ट्रिया मदद करने चला जाता था। लेकिन हुआ क्या था उस टाइम पे, जो हमारा पर्शिया जो था, जर्मनी, इसने क्या किया, अपनी डिप्लोमेसी स्किल के जो यूज किया था, अपनी डिप्लोमेसी स्किल का जो यूज किया, उसके थ्रू इसने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसा कुछ वो कर लिया था, क्या बोलते हैं, आपका एग्रीमेंट कर लिया था कि जब भी वो फ्रांस से लड़ाई करेगा तो वो उसमें नहीं आएगा, और सेम ऐसा ही कुछ उसने फ्रांस के साथ भी कर लिया था। सॉरी। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो पर्शिया जो था उसने डिफीट कर दिया आपके ऑस्ट्रिया को, और एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम द जर्मन अफेयर्स, कि तुम जर्मन अफेयर्स में अब नहीं पढ़ोगे। विक्ट्री कर ली उन्होंने फ्रांस के ऊपर, स्टेट द नेशनल फीलिंग्स अमंग द जर्मन स्टेट्स, की अब यहाँ पे नेशनलिस्ट की जो फीलिंग आ गई थी जर्मन स्टेट्स के अंदर आ गई थी। अब है आपका नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर, कि जर्मन एम्पायर बना कब था, तो ये बना था हमारा 1871 में। किंग जो था हमारा विलियम ऑफ पर्शिया जो थे उनके तहत बना था, फॉर प्रोक्लेम द जर्मन एम्पायर एट द वर्सलीज। यूनिफाइड जर्मनी जो है, द न्यू जर्मन एम्पायर बिकम द पावरफुल नेशन स्टेट कंप्लीटिंग द यूनिफिकेशन प्रोसेस। कि जो हमारा जर्मन एम्पायर जो था वो हमारा बहुत ज्यादा पावरफुल नेशनल स्टेट था, कंप्लीट किया था उन्होंने यूनिफिकेशन प्रोसेस को। ठीक, ये था। फिर है आपका एट्थ क्वेश्चन, की एट्थ क्वेश्चन क्या था आपका, एट्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पे इन द सेवन, मतलब ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में से आपको ढूंढ के आंसर्स देने हैं। ठीक, तो पहला क्या है हमारा, हम्म, in the 17th and the 18th centuries, the merchants from the towns in Europe began moving from the countryside। कि जो मर्चेंट, जो अमीर लोग जो थे वो कहाँ मूव करने लगे थे, कंट्री साइड, मतलब गांव वाले इलाके में, जो पिछड़े वाले जो इलाके होते हैं, जो हमारे शहर के साइड बाउंड्री से बने होते हैं, वहां पे मूव करने लग गए थे फॉर द प्रोडक्शन के लिए। Owing to this, इसके अलावा हुआ क्या था, owing to this system, क्लोज रिलेशनशिप जो था वो हमारा था डेवलप बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड के बीच में, क्या था, एक बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन था, मतलब शहर और गांव के बीच में। मर्चेंट्स जो थे वाज बेस्ड इन द टाउन बट द वर्क वाज डन मोस्टली इन द कंट्री साइड। कि मर्चेंट जो थे वो ज्यादातर टाउन्स में रहते थे, मतलब शहर वाले इलाके में, और जो वर्क होता था वो ज्यादातर गांव वाले इलाके में होता था। तो एक मर्चेंट जो था, मर्चेंट क्लोथियर इन द इंग्लैंड परचेज द वूल फ्रॉम द वूल स्टैपर। कि एक मर्चेंट था उसने हमारा वूल का जो भी रॉ मटेरियल था वो खरीदा था उसने वुल स्टेपलर से, एंड कैरिड इट इन टू द स्पिनर्स, कि वो स्पिनर्स के पास गया, एंड द यार्न जो थ्रेड जो थी वो स्पन करी गई, वो टेकन इन द सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन टू द वीवर्स एंड फुलर्स एंड देन टू डायर्स। तो इसमें हुआ क्या था, फिनिशिंग जो थी हमारी वाज डन इन लंदन बिफोर द एक्सपोर्ट, बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट क्लोज द
सोल्ड, सॉरी, बिफोर द हमारा एक्सपोर्ट मर्चेंट से पहले, और सोल्ड कर दिए थे इन्होंने अपने क्लोथ इन द इंटरनेशनल मार्केट। लंदन इनफैक्ट केम टू बी नोन एज द फिनिशिंग सेंटर, कि लंदन को हमारा क्या बोला जाता है, तो उसको हमारा फिनिशिंग सेंटर बोला जाता है। फिर क्या था, प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम जो था वो द पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द कमर्शियल एक्सचेंज, एंड इट वाज कंट्रोल्ड बाय द मर्चेंट्स एंड द goods that were produced by the vast number of ये producer working within their family farms, not in the factory. But each state production जो थी वो हमारी क्या थी, 20 to 25 वर्कर्स जो थे वर एम्प्लॉयड टू बाय द ईच मर्चेंट। इसकी वजह से हुआ क्या था, ईच क्लोथियर जो था, वाज कंट्रोलिंग द 100 ऑफ वर्कर्स। ठीक, आप इसको शांति से पहले खुद वीडियो को रोक के यहाँ पे पढ़ना, और उसके बाद ट्राई करना है इसके क्वेश्चंस के आंसर देने की। ठीक, बाकी मैं तो हूँ ही बताने के लिए अभी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड द क्लोज रिलेशनशिप जो था हमारा, वो हमारा ये जो डेवलपर हाउ डिड द जो क्लोज हमारा रिलेशनशिप था डेवलप बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड, कि कैसे वो इतना ज्यादा डेवलप हुआ था, इन दोनों का जो रिलेशनशिप था। तो इसका आंसर तो आपको यहीं पे पहली लाइन में दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों को, कि देखो ये क्या था, कि क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द, क्लोज रिलेशन था आपका डेवलप बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड। तो ये हमारे यहाँ पे था कि हाँ हमारा जब भी मर्चेंट जो थे वो फ्रॉम द टाउन से जो जाते थे, फ्रॉम द टाउन यूरोप, फ्रॉम द टाउन यूरोप बिगेन मूविंग फ्रॉम द कंट्री साइड फॉर द प्रोडक्शन, ओइंग टू दिस, हाँ, सिस्टम ऑफ द क्लोज रिलेशनशिप। तो यही वाला एक रीजन था इसका। तो यहाँ पे मैंने आंसर दिया है इसका, कि क्या है, हम्म, कि क्लोज रिलेशनशिप था डेवलप एज अ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन टू मूव प्रोडक्शन टू कंट्री साइड, कि वो लोग क्या करते थे, कंट्री साइड उसका प्रोडक्शन करते थे, क्रिएटिंग इन द नेटवर्क ऑफ द रूरल प्रोड्यूसर। तो ये चीज है। फिर था यहाँ पे इसने पूछा, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विच सिटी इज नोन एज अ फिनिशिंग सेंटर, कि किसको हमारा फिनिशिंग सेंटर बोला जाता था। तो लंदन इनफैक्ट इज नोन भी एज अ फिनिशिंग सेक्टर, तो ये लिखना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज द प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम प्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि कैसे हमारा जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है वो हमारा जो आज की जो ये है प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन और डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से कैसे अलग है। तो इसका आपको करना है ये, कि जो प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो डिसेंट्रलाइज डन इन द होम्स, कने कि लंदन जो था वाज नोन एज अ फिनिशिंग सेंटर। और सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या था, प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज द डिसेंट्रलाइजेशन डन इन द होम्स। तो हाँ, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये क्या था, थर्ड क्वेश्चन था हमारा ये, कि हाउ डज द ये प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि कैसे हमारा जो था जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो हमारा, ये कैसे डिफरेंट था मॉडर्न वाले से। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पे, जो प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो डिसेंट्रलाइज एंड डन इन द होम्स, वो हमारे होम्स में होता था, कंट्रोल बाय मर्चेंट्स, नॉट इन द फैक्ट्रीज लाइक द मॉडर्न इंडस्ट्रियल। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हम्म, उसके बाद है ऑन द पॉलिटिकल आउटलाइन ऑफ मैप ऑफ इंडिया में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे क्या था, मैप बेस्ड क्वेश्चन थे दो। एक है आपका, दो मैप बेस्ड क्वेश्चन थे, ए एंड बी, आइडेंटिफाई करना है दिस प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड राइट ऑन द लाइंस एंड द ड्रॉ नियर देम। आइडेंटिफाई द प्लेसेस में पहले बोला है कि आपको आइडेंटिफाई करना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वो सितंबर 1920 में हुआ कहाँ था। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, और बुक के और चैप्टर के अंदर आपके जितने भी सेशन है आप ये जरूर याद कर लेना। ठीक है, session was held in the September 1920. Identify the place where the महात्मा गांधी led a movement for the cotton textile workers, कि हाँ, दूसरा ये था कि पहले तो ये वाला वो करना है, और दूसरा ये करना है, महात्मा गांधी led a movement for the cotton textile workers के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन किसके लिए है, ये क्वेश्चन है आपके विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए। ठीक, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन इसके लिए नहीं है, ये नीचे वाला है जो क्वेश्चन, ये नाइन्थ के बदले, मतलब ये वाला है नॉर्मल बच्चों के लिए, ये वाला क्वेश्चन किसके लिए, नॉर्मल बच्चों के लिए, और ये वाला है 9.1, और ये विजुअल इम्पेयर्ड के लिए। ठीक है, हाँ, तो हमारा जो आईएनसी का जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था सितंबर 1920 में, तो ये हमारा हुआ था यहाँ पे, ये जो है ना आपकी लोकेशन कैलकाटा में, तो यहाँ पे हुआ था आपका। ठीक, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द महात्मा गांधी लेड द मूवमेंट फॉर द कॉटन टेक्सटाइल वर्कर्स। तो ये चीज कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी आपकी अहमदाबाद में, जो कि आपका हुआ था आपका गुजरात वाले रीजन में। ठीक, तो ये इसको हमें मैप में लगाना था। और इन्होंने नीचे विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे थे उनके लिए क्या पूछा था,
इसमें यहाँ पे सीधा सीधा उन्होंने नाम पूछा था कि 1927 वाला सेशन कहाँ हुआ था, और दूसरा कि राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द महात्मा गांधी लेड द मूवमेंट फॉर द कॉटन टेक्सटाइल। तो ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो कहाँ हुआ था ये? अहमदाबाद में हुआ था, जो कि हमारा कहाँ पे है? गुजरात में। ऊपर 9.1 में इसने क्या पूछा था? राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन द 1927। 1927 का पूछा था, तो 1927 के लिए क्या है इसका आंसर? हम्म हम्म। तो 927 में जो हमारा सेशन हुआ था, वो हमारा कहाँ हुआ था? आपके मद्रास, चेन्नई में हुआ था। तो इससे पता चल रहा है कि हाँ, हमारे सेशंस कितने इंपॉर्टेंट, जैसे 1920 वाला सेशन, 1927 वाला सेशन, ठीक है, 929 वाला सेशन, ठीक। जो आपका पिछले क्वेश्चन में जो था आपका, वो वाला जो हमने पूछा था आपसे, जो मैंने पूछ बोला था कि सर्च करके आना, जो लाहौर सेशन हुआ था। तो लाहौर सेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो कब हुआ था? मतलब वो हुआ था 1929 में, ठीक, 1929, ठीक। ये इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, 10th क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से क्या स्टार्ट हो गई आपकी, सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया ज्योग्राफी का। इसने पूछा था कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक। तो इनमें से आपको एक ईयर चूज करके बताना था। तो ये ऐसे भी ध्यान रखना है कि हाँ, ज्योग्राफी में से डायरेक्टली एक्ट के ऊपर ईयर का क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि आपका 1972। इसके बाद है आपका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या है आपका कि दिस टाइप ऑफ सॉइल्स हैव डेवलप्ड ड्यू टू द इंटेंस लीचिंग, कि कौन सी ऐसी सॉइल है जो इंटेंस लीचिंग जिसके अंदर होती है हमारी, ड्यू टू द हैवी रेन। तो इट इज आइडल फॉर द ग्रोइंग कैश्यू। तो ये जो होता है ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है कैश्यू के लिए। ब्लैक सॉइल है वो, फॉरेस्ट सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, या एरिड सॉइल है, ठीक। तो ये कौन सी ऐसी सॉइल है? हम्म, हाँ, तो लीचिंग किस में होती है सबसे ज्यादा? ठीक है, और वो कैश्यू के लिए भी बहुत अच्छी होती है। क्या वो ब्लैक सॉइल है? नहीं, ब्लैक सॉइल तो किसकी खेती के लिए अच्छी है? पता है आपको? आपको इसका आंसर भी देना है, मैं ये वैसे यहाँ पे लिख रही हूँ, पहले खुद ट्राई करना है। बहुत सारे बच्चों को तो पता चल भी गया होगा, है ना? क्या है ये आपका? कॉटन। फॉरेस्ट सॉइल, हाँ, फॉरेस्ट सॉइल तो हमारे हमारे हिमालय वाले रीजन्स में होते हैं। लेटराइट सॉइल और एरिड सॉइल। एरिड सॉइल तो आपकी होती है राजस्थान वाले एरिया में, है ना? एक बचा आपका यहाँ पे लेटराइट सॉइल, जो कि इसका आंसर है कि लीचिंग, एल से लीचिंग याद रख लो ना, एल से लेटराइट याद रख लेना, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये जो भैरवदेव दाकव सोनचरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये भी आपका ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो पूछ लेते हैं जो भी आपके चैप्टर्स में नाम यूज हुआ होता है। तो ये जो भैरवदेव वाली जो रीजन है वो कहाँ पे है? वो हमारा राजस्थान में है, ठीक। फिर क्या बोला है? इनकरेक्ट मैच कौन सा है, ये पूछा है। तो सॉइल वाला क्वेश्चन तो बेटा आना ही आना है, चाहे वो 1 नंबर में आए, चाहे वो 4 नंबर में आए, चाहे वो 3 नंबर में आए, चाहे वो 5 नंबर में आए। सॉइल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये 1 नंबर में तो आ गया कि एलुवियल सॉइल में कौन सी खेती होती है? शुगर केन की होती है क्या? हाँ, होती है। ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि ये भी होती है। लेटराइट सॉइल में कैशियो कल्टीवेशन, ये भी सोचो उसी पिछले वाले क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर ही दे दिया कि हाँ, लेटराइट सॉइल कैशियो कल्टीवेशन में। यहाँ पूछा रेड सॉइल एप्पल कल्टीवेशन में, नहीं, तो ये गलत है। हमारे एप्पल कल्टीवेशन होता कहाँ है? कि हमारे हिमाचल वाले और उधर वाले एरिया में होता है, लेकिन वहां पे रेड सॉइल हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो रेड सॉइल होगा इसका आंसर। इसके बाद है आपका